नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने आए हैं। जो लोग भी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, 67 की, सीडीपीओ की या बिहार ऑडिट सर्विस की, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा क्योंकि ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ज़रूर देखिएगा, अगर इम्पोर्टेंस लगे तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। 2021 में हुए बीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके सवाल लिए गए हैं। तो अगर आपकी सोच 120 प्लस लाने की है तो भी देखें वीडियो, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने वाला है। इस साल भी 6 लाख से ऊपर फॉर्म भरा जा चुका है 67 का। तो ज़रूर देखें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए दोस्तों। आइए देखें, पहला सवाल है। अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग अभी भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री का चैनल है आपके भाई का। आइए देखें पहला सवाल। भारत की इस संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था। भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संसद, भारत के प्रधानमंत्री या संघ के वित्त मंत्री। और ई ऑप्शन बीपीएससी का खास ऑप्शन है, बीपीएससी के प्रश्न ही है, इसलिए ई ऑप्शन तो रहेगा ही। संचित निधि एक ऐसा निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर जो हैं राजस्व जमा या लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। और ये संसद के अधीन होते हैं। तो ये किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा। तो आपका आंसर जो है संसद जाना चाहिए। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। राज्यसभा में निम्न राज्यों की कौन कौन सी राज्यों का उचित अवरोही क्रम? और सबसे ज़्यादा जो है आपका उत्तर प्रदेश का कितने सीट है? उत्तर प्रदेश का है, यूपी का 31। ठीक है, राज्यसभा की सीटें 31 हैं। उसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, MH महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसमें 19 सीटें हैं। और तमिलनाडु का नंबर आता है, तमिलनाडु का 18 सीटें हैं। और उसके बाद बिहार का नंबर आता है, 16 सीटें बिहार में भी है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में आपको दिखेगा। इसके अनुसार आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। ठीक है ना? तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें हैं राज्यपाल के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए, राज्यपाल नहीं, राज्यसभा में जाने के लिए। ठीक है, 31 उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की 19, तमिलनाडु की 18 और बिहार की कितनी है? 16। ये तो बहुत बार बताया गया है, मेरे चैनल पर भी बहुत बिहार स्पेशल के बताए गए हैं। इस वीडियो में को देखिए, समझिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए दोस्तों। भारतीय संसद में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, उसमें से आपको पहचानना है। तो आपको देखना पड़ेगा संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन जो है किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है? लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है ना? तो 1 से 2 ज़्यादा ही है, तो 1 और 2 किसमें है? डी में है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइक ज़रूर कीजिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आप ही के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे सवाल है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? कैबिनेट का प्रयोग केवल एक जगह हुआ है, वो किसके तहत हुआ है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? और ये बीपीएससी के अकॉर्डिंग के अनुसार ही जो आंसर किया है था उसी के द्वारा ये बताया जाएगा। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे सवाल जो है सटीक बताए जाएंगे और इसकी तैयारी आप ज़रूर कीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। सवाल आपके बार बार एग्ज़ाम में दिखेंगे ही। तो ये है, कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक जगह हुआ है अनुच्छेद 352 में।
ठीक है, तो इसको अभी आप ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। क्या विकल्प होते हैं? वह अपनी अनुमति दे सकता है, वह अपनी अनुमति को रोक भी सकता है, वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो सही है, यानी कि इसमें से एक से ज़्यादा और भी हैं, या पढ़ लीजिए। तो एक से ज़्यादा हैं तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी था बीपीएससी का भी आंसर। ठीक है, ई ऑप्शन। तो आइए देखें अगला सवाल। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? आज पूरे 40 सवाल लिए गए हैं दोस्तों, कल भी हम कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल जो है बहुत रिपीटेड होते हैं बीपीएससी में खासकर। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। जो लोग तैयारी में लगे हैं और अपने तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं अच्छी तरह से। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, या जिलाधीश? इसमें से सही जवाब होगा आपका ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके पंचायत सदस्य की अयोग्यता का। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। असत्य मेल को चुने। अनुच्छेद 48 समान नागरिक 44 में है। सारे जो हैं गलत इसमें दिए हुए हैं, सारे इधर उधर दिए हुए हैं। उसमें असत्य पहचानना, तो सारे असत्य दिया हुआ है। इसके अनुसार आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ध्यान से आप देख लीजिए, प्रश्न को देख लीजिएगा, फिर से आपको दिखा दें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव केवल संसद द्वारा, केवल राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा मिलकर, या संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा एक सामूहिक बैठक में? इसका सही जवाब आपका होगा केवल संसद द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आंसर को। संसद जो है सारे काम करता है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव का भी जिम्मेदारी संसद को ही है। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा, या संसद के दोनों सदन? तो ये हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। महाभियोग चलाया जाता है। 10वां है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? राज्य में अध्यादेश जो है सबको पता होना चाहिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा, क्योंकि राज्य के राज्यपाल ही प्रमुख होते हैं। जिस तरह देश में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह राज्यों में राज्यपाल होते हैं। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? आपको जो है जनगणना और पंचवर्षीय योजना कंठस्थ करके जाना होगा एग्ज़ाम में। अभी भी बता दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए सुन लीजिए और समझ लीजिए कि यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं, तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ज़रूरी है। और ये 3 वर्ष का अंतराल था। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था, और बहुत लड़के इसमें गलती भी किए थे। अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपयों में चालू कीमतों पर 2018-19 में है 2011-12 श्रेणी के अनुसार। तो ये 2018-19 का ही पूछ लिया था। अभी जो है आपका लेटेस्ट जानकारी रखना पड़ेगा। नए के अनुसार 2021-22 का भी बजट आया है, उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर था सी, 1,26,406। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए। अगर सवाल इस तरह के भी आ गए, सवाल कैसे बनते हैं ये देख लीजिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावित हुआ, कब प्रभावित हुआ? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये प्रभावित हुआ था, इसमें दिया नहीं है। ये 2005 से प्रभावित हुआ था, तो ये इसमें दिया नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ई ऑप्शन
ई ऑप्शन क्यों हुआ? क्योंकि 2005 से ये प्रभावी हुआ था, ये बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मूल रूप से समान मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित हैं, कौन कौन से सम्मिलित होता है? बहुत बार मैंने बताया है, मानव विकास सूचकांक में इसमें से सभी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर के द्वारा ही मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, तो इसमें सभी सही हैं, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। कैसी आधारित है? उदारवादिता पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर या उपयुक्त सभी में से? भारत की नई औद्योगिक नीति, ये भी जो है इसमें से भी सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। उदारवादिता पर, निजीकरण पर या वैश्वीकरण पर भी है नई औद्योगिक नीति 1991 जो आई थी। ठीक है। ट्राइसेम यानी कि ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का या सुरक्षात्मक तैयारियों का? बहुत अच्छा सवाल था, और ये ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है, तो आप ध्यान रखिएगा। ट्राइसेम सवाल फिर से भी बन सकता है, करेंट है लेकिन सवाल बन सकता है अभी भी। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, कब जारी हुई थी? भारत में पहली औद्योगिक नीति ये जारी हुई थी, डेट वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और डेट है 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया, कब किया गया था मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन? सवाल इस तरह के बनते रहते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा सवाल कहाँ से बनते हैं, तो इन सब सवालों को मैंने कराया भी है। तो इसका जवाब है सितंबर 25, 2014 को। ठीक है, डेट वाइज ध्यान रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था मेक इन इंडिया। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड जो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक है, का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? ग्रामीण शाख, औद्योगिक शाख, शहरी शाख या उपयुक्त सभी में से? नाबार्ड जो है ग्रामीण शाख इसका जो है लक्ष्य है। ये भी बहुत इजी सा सवाल था और अच्छा सवाल था। ठीक है, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि संबंधित है। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की नई अवधि क्या थी? और ये थी 1980 से 85, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो डेट आप ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना और जनगणना मैंने बता दिया। ये देखिए, अब जनगणना पे सवाल आने लगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है, इसमें भी बहुत बच्चे जो है गलत किए थे। 906, 891, 903, 916 में से इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो है इसमें से आंसर आपका ई होगा। ई क्यों होगा? क्योंकि 918 है। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार मैंने बता दिया है। बिहार के जनगणना पे अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखिए और समझिए, और सवाल यहाँ से बार बार बनता है। बिहार में लिंगानुपात 918 है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार में? गोपालगंज, पटना, पूर्णिया या शेखपुरा में से सर्वाधिक जनसंख्या? सोचने वाली बात है, खुद ही इसका आंसर शायद कोई नहीं गलती करेगा, और नहीं कोई किया होगा, क्योंकि पटना जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में ही है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या है। 2011 में जिलों की संख्या 38 ही थी, क्योंकि 2000 में ही झारखंड बंटवारा हुआ था, उस समय जिलों की संख्या 37 थी। ठीक है, 2000 में, और लेकिन 2011 पूछ रहा है, तो आपका जो है 38 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी इजी सवाल था समझने वालों के लिए। ठीक है, स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत मैंने कल परसों के बिहार करेंट अफेयर्स में भी बताया था, और ये सवाल बना था ऑडिटर के एग्ज़ाम में, क्योंकि 4 थे। कौन कौन से 4 हैं?
पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर, इन चारों का नाम भी इस बार पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा शहर नहीं है। आपको सवाल 67 में दिखेगा, तब आप बात कीजिएगा दोस्तों। फिर इस तरह भी से भी तैयारी करना ही पड़ेगा आपको। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति कितना है? साक्षरता दर कितना है? बहुत अच्छा, और ये भी कंफ्यूज करने वाला सवाल था, क्योंकि साक्षरता दर बिहार का 61.8 है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं दिया नहीं था। 63.82 में बहुत बच्चे मारे थे। साक्षरता दर 61.8 है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा और अपना आंसर सही लगाइएगा एग्ज़ाम में। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी उस समय दो थे, जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन, ठीक है। इसके अनुसार ये जो है आपका ई हो जाएगा, क्योंकि जॉन निकोलसन भी थे और लेफ्टिनेंट हडसन भी थे, ठीक है। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में। उस समय भारत का वायसराय, ये दिल्ली दरबार जो हुआ था, 2-3 दिल्ली दरबार हुए थे। 100 तो 1877 के समय का ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 1877 के समय जब महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, उस समय भी दिल्ली दरबार हुआ था। ये उस समय का पूछ रहा है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे कलकत्ता, उस समय कौन थे? अपने बिहार का हार्डिंग पार्क, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस बार ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन आपके सही आंसर होगा। आइए देखें अगला सवाल। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, किस चार्टर एक्ट में किया गया था? और ये किया गया था आपका 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो इसे भी ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, सवाल फिर से बन सकता है और बनते रहते हैं बार बार ऐसे सवाल। तो इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? बहुत इजी सा सवाल था। और द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करने वाली कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। और ये सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के लिए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। इल्बर्ट बिल कौन लाए थे? इसमें से मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर डी है। आप मिलान कर लीजिएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, कोई नहीं देगा। 2134, ठीक है। 2134, 2134, ठीक है। आप मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? अहरार आंदोलन, आंदोलन पे भी सवाल बनते रहता है, कभी बहावी आंदोलन पूछ देता है, कभी कुछ भी। तो आपको सारे आंदोलन का एक बार देखना होगा। अहरार आंदोलन से इसमें से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसमें से आंसर जो है ई जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग संबंधित नहीं थे। इसमें मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजरूल उल हक 1931 में हुआ था पंजाब में अहरार आंदोलन, ठीक है। तो सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके भी आप देख लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सी होगा, आप मिलान कर लीजिएगा। 2143, ठीक है। 2143, 2143 आप मिलान कर लीजिएगा। 2143, ठीक है। तो इस तरह मिलान कर लीजिएगा आप।
आइए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल्स, S.A. डांगे, नवयुग, मोहम्मद अली, कॉमरेड और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। तो इसमें से कौन सा सही नहीं था? इसमें से सी सही नहीं था। नवयुग किन्होंने लिखा था? गांधी जी का है। ठीक है, नवयुग मुजफ्फर अहमद का है, गांधी जी का नहीं था, मुजफ्फर अहमद का है। आइए देखें अगला सवाल, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? काकोरी वाला 65 में भी पूछा था और ये सवाल बहुत बार बनता है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं थे? सुखदेव जी जो थे, क्योंकि सुखदेव और भगत सिंह को फांसी लगी थी, ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चौरा चोरी कांड कब हुआ था? सबको पता होगा, तो यही गलत दिया है, सबसे पहले तो यही गलत दे दिया है। ठीक है, क्योंकि 1922 के लगभग हुआ था। 1920 में तो असहयोग आंदोलन चालू ही हुआ था। मैंने पूरा वीडियो इस पे बनाया असहयोग आंदोलन पे, एक बार देखिएगा, आपका कंठस्थ हो जाएगा दोस्तों। और बाकी सब सही दिया है। गांधी जी का दांडी यात्रा 1930, इरविन समझौता 1931 और पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। बाकी सब सही दिया है। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? फतेह शाही विद्रोह बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सारण क्षेत्र में, इसे भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? कितना अच्छा सवाल पूछ दिया था और इजी सवाल पूछ दिया था। ये भी कोई गलत किया होगा तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि 3 जुलाई को शुरू किया था, 5 जुलाई को पकड़े गए थे, 7 जुलाई को उनको फांसी हो गई थी, तो जुलाई में हुआ था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका जुलाई 1857। ठीक है, पटना में शुरुआत तो उसी दिन हुआ था। बाकी तो किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी। ठीक है, ये भी बहुत बार बताया गया है। सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष हसन इमाम जी थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, और 40 सवाल लिए गए हैं और अच्छे सवाल आपको लगे कि नहीं ज़रूर बताइएगा। बिहार के किस नगर में 1922 का राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? बहुत ही इजी सवाल था, शायद ही कोई बच्चा इसमें गलत किया हो। पटना, भागलपुर, मुंगेर और गया में से गया में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी। ठीक है, तो यहाँ तक सवाल हमने करा दिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए दोस्तों, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।